हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में ग्रुप 17 से हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ग्रुप 17 अर्थात हैलोजनों की धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भी हैलोजनों से संबंधित कई वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। यदि आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वर्ग 17 की सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है, जहां से आप चाहें तो सीरियल वाइज सभी वीडियो को देख सकते हैं और वर्ग 17 की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं। दोस्तों, धातु हैलाइड का अर्थ ऐसे यौगिकों से है जहां पे हैलोजन परमाणु सीधे धातुओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण से बात को क्लियर करते हैं। ब्रोमीन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड देता है। तो यदि हम मैग्नीशियम और ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएं तो हमको मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा, जो कि एक प्रकार का धातु हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन परमाणु अर्थात ब्रोमीन एक धातु से सीधा जुड़ा हुआ है जो कि मैग्नीशियम है। क्लियर है? धातु हैलाइड आयनिक यौगिक होते हैं, अर्थात धातु हैलाइडों में जो आबंध होता है वह आयनिक आबंध होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि धातुएं प्रबल धन विद्युती तथा हैलोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जब एक प्रबल धन विद्युती परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युती परमाणु के साथ आबंध बनाता है तो वहां पर आयनिक आबंध बनता है। जिस आबंध में जो विद्युत धनात्मक परमाणु है वह अपने इलेक्ट्रॉन को देता है और विद्युत ऋणात्मक परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर यदि मैग्नीशियम ब्रोमाइड में हम बात करें तो मैग्नीशियम परमाणु ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दिया है और जिसको ब्रोमीन के 2 परमाणुओं ने ग्रहण किया है। 2 परमाणुओं ने एक एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है और इस प्रकार के आबंध को हम कहते हैं आयनिक आबंध। जब मैग्नीशियम और ब्रोमीन परमाणुओं के मध्य बनने वाला आबंध आयनिक है तो हम कहेंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक आयनिक यौगिक होगा। तो जितने भी धातु हैलाइड होते हैं लगभग सभी आयनिक होते हैं। यहाँ पे कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिलता है, जैसे लिथियम फ्लोराइड एक ऐसा धातु हैलाइड है जो सहसंयोजक होता है। हैलाइडो या आप कह सकते हैं धातु हैलाइडो के आयनिक गुण धातु फ्लोराइड से धातु आयोडाइड तक घटता है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो यदि हम धातु फ्लोराइड, धातु क्लोराइड, धातु ब्रोमाइड और धातु आयोडाइड को ले लें। यहाँ पर धातु के लिए हमने M लिखा है। M का अर्थ यहाँ पर है एक संयोजी धातु, यानी कि ऐसी धातु जिसकी संयोजकता एक हो। तो यदि हम इन सभी हैलाइडों की बात करें, सभी धातु हैलाइडों की बात करें, तो जो धातु फ्लोराइड है इसके आबंध पूरी तरह से आयनिक होंगे, यानी कि इसमें आयनिक लक्षण बहुत अधिक है। लेकिन जब हम धातु आयोडाइड की बात करते हैं तो धातु आयोडाइड के आबंध में आयनिक लक्षण अधिक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लक्षण सहसंयोजक आबंध का आ जाता है और इस आधार पे हम कहते हैं कि धातु हैलाइडों के आयनिक गुण, यानी कि जो उसके आबंध का आयनिक गुण या आयनिक लक्षण था वो धातु फ्लोराइड में सबसे अधिक होता है और धातु आयोडाइड तक यह धीरे धीरे घटता है। तो सबसे अधिक आयनिक लक्षण धातु फ्लोराइड में, फिर उससे थोड़ा कम धातु क्लोराइड में, उससे थोड़ा कम धातु ब्रोमाइड में और काफी कम धातु आयोडाइड में। अब क्वेश्चन है कि आयनिक लक्षण घटने का कारण क्या है? तो आप जानते हैं वर्ग 17 में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं अर्थात फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जब आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी तो धातु और आयोडीन के बनने वाले आबंध में
आयनिक लक्षण भी घट जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको रिमाइंड कराया कि आयनिक आबंध तब बनते हैं जब एक परमाणु प्रबल धन विद्युतीय हो और दूसरा परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय हो। यदि आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो जाहिर सी बात है आयनिक आबंध वाला लक्षण भी घटेगा। इस फैक्ट को एक और प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। आपने क्लास 11th में फजान का नियम पढ़ा है, जहां पे आपने पढ़ा था कि यदि ऋणायन का आकार बड़ा हो धातु के साथ या विद्युत धनात्मक परमाणु के साथ जुड़े ऋणायन का आकार बड़ा हो तो सहसंयोजक लक्षण अधिक होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो आप जानते हैं कि जब ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो विद्युत धनात्मक परमाणु ऋणायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा और इस प्रकार ऋणायन का आकार बिगड़ जाता है। और ऋणायन का आकार जितना ज़्यादा बिगड़ता है या फिर आप कहें ऋणायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड धनायन की तरफ जितना अधिक शिफ्ट होता है, आबंध में सहसंयोजक लक्षण उतना ही अधिक आता है। तो क्योंकि आकार आयोडीन का बड़ा है तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना आसान है। फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा है तो यह जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है फ्लोरीन का वो नाभिक के बहुत पास है और मजबूती से नाभिक से जुड़ा हुआ है, तो उसको विकृत करना या उसको किसी धनायन द्वारा अपनी तरफ खींचना काफी कठिन हो जाता है। तो यह कारण है कि धातु आयोडाइड में आयनिक लक्षण घट जाता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। लेकिन फिर भी यदि धातु आयोडाइड में हम लोग आयनिक लक्षण और सहसंयोजक लक्षण की तुलना करें तो आयनिक लक्षण अधिक होता है और सहसंयोजक लक्षण है तो, लेकिन वो अभी भी कम है। और इसलिए हम कहेंगे कि धातु हैलाइड भी धातु आयोडाइड भी आयनिक यौगिक होते हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। कुछ धातुएं जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अर्थ है कि कई बार धातुएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, जैसे डी ब्लॉक की धातुएं। जैसे आयरन के बारे में आपने सुना होगा कि आयरन धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था और धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था दोनों प्रदर्शित करता है। एसएन के बारे में आपने सुना होगा कि एसएन धन 2 और धन 4 दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो जब धातुएं एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करेंगी तो एक से अधिक प्रकार के धातु हैलाइड भी बनाएंगी। इस अवस्था में जिस धातु हैलाइड में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगी, या हम साधारण शब्दों में कहें तो हम कहेंगे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइड अधिक सहसंयोजक होते हैं। बात को थोड़ा क्लियर करते हैं हम उदाहरण से। जैसे यदि SnCl2 और SnCl4 की हम तुलना करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय Cl की ऑक्सीकरण संख्या को ऋण 1 रखेंगे तो यहाँ पे धन 2 आएगा और यहाँ पे धन 4 आएगा। क्योंकि इस यौगिक में जो धातु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक है, इसलिए SnCl4 में सहसंयोजक लक्षण SnCl2 की अपेक्षा अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है SnCl2 की अपेक्षा SnCl4 में सहसंयोजक लक्षण अधिक है, अर्थात आयनिक लक्षण कम होता है। और इसके कारण को समझते हैं। तो इसका भी कारण है फजान का नियम। फजान के नियम के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है, जिसका एक पॉइंट आपने ये भी पढ़ा है कि धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था या फिर आप कहें धनायन पर आवेश उच्च होने पर आबंध में सहसंयोजक लक्षण भी अधिक होता है। अब कैसे अधिक होता है इस बात को मैं एक फिगर से आपको क्लियर करता हूं। तो देखिए ये कोई विद्युत धनात्मक परमाणु है और ये है कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु। यदि विद्युत धनात्मक परमाणु पर आवेश अधिक होगा, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी अधिक होगी। और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जब अधिक होगी तो यह परमाणु इस बगल वाले विद्युत ऋणात्मक परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है और इससे इस परमाणु का आकार बिगड़ जाता है। और जितना ज़्यादा ये आकार बिगड़ता है या फिर जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद्युत धनात्मक परमाणु की तरफ शिफ्ट होता है, उतना ही सहसंयोजक लक्षण अधिक होता है।
तो जब धनायन पे आवेश अधिक होगा तो वो ज़्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और इस अवस्था में ऋणायन के आकार में जो विकृति उत्पन्न हो रही है वह भी काफ़ी अधिक होगी और विकृति अधिक होगी अर्थात सहसंयोजक लक्षण भी अधिक होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।